ही का तमाम ये संबोधि माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी के साथ खबरों पर चर्चा शुरू करें उससे पहले आप देखिए ऑन द शो आज कौन सी खबरें मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी मानसून की खबर के साथ। देरी के बाद क्या दुरुस्त आएगा मानसून? कल मौसम विभाग ने भी कहा कि मानसून में कुछ देरी हो सकती है। अब कैसी परिस्थिति, कैसी पिक्चर बनती दिख रही है, ये समझेंगे। गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा, व्हाट्सएप करेगा कौन से नंबर्स को ब्लॉक, शेयर बाजार में क्यों पिटा LIC का शेयर, और तीखी हुई गोफस्ट की कानूनी लड़ाई। लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली कंपनियां अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई हैं। अब लड़ाई कई मोर्चों पर शुरू हो गई है। और रूस का सस्ता तेल लेना कहीं बढ़ा ना दे भारत की मुश्किल। कुछ बड़ा बयान आया है EU की तरफ से। ये दिन की सबसे बड़ी खबर है। क्या इस बयान के मायने हैं, क्या कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं भारत के लिए, ये सब कुछ समझेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। शुरुआत मानसून की खबर के साथ। इस साल केरल के तट पर मानसून पहुंचने में देरी होगी। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि केरल तक मानसून 4 जून को पहुंचेगा। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 4 जून के अनुमान में 4 दिन ऊपर या 4 दिन नीचे भी हो सकते हैं। अगर नीचे हुए तो यानी कि समय पर आएगा, 4 दिन ऊपर हो गए तो मानसून 8 दिन लेट हो जाएगा। पिछले साल 29 मई को मानसून ने केरल के तट पर दस्तक दी थी। इससे पहले 2021 में 3 जून को, 2020 में 1 जून को, यानी कि 1 जून, 3 जून, 29 मई, इस पहले हफ्ते के आसपास ही मानसून आता है। स्काईमेट ने इससे पहले ये कहा था कि मानसून में 15 दिन की देरी का अनुमान लगाया था। मौसम विभाग ने सामान्य मानसून की बात कही है, जबकि स्काईमेट ने यह कहा है कि इस साल मानसून कमज़ोर रहेगा। यही दो एजेंसियां हैं जो मानसून पे दरअसल अपनी टिप्पणियां करती हैं, एक सरकारी, दूसरी निजी एजेंसी। सर, अब मानसून को लेकर किस तरीके की तस्वीर बनती दिख रही है, उभरती दिख रही है? अब एल नीनो की छाया के बीच में मानसून को लेकर जो ताज़ा आकलन आया उस हिसाब से मानसून देरी से आएगा। आमतौर पर मानसून के ऑनसेट को लेकर पिछले 18 साल का जो रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है मौसम विभाग का, वो ये उस हिसाब से मानसून की आमद को लेकर जो भविष्यवाणियाँ की जाती हैं वो आमतौर पर सही पाई गई हैं। मानसून की प्रगति को लेकर, उसके सामान्य और असामान्य रहने को लेकर अनुमान काफ़ी बदलते हैं पहले अनुमान और दूसरे अनुमान के बीच में, पर मानसून पहुँचेगा कब, इसको लेकर एजेंसियों के अनुमान आमतौर पर औसतन सही पाए गए। और उस हिसाब से भारत में इस मानसून की शुरुआत देरी से होगी। पिछले साल मानसून की शुरुआत समय से थोड़ा सा पहले हुई थी, पर वो समय पर ही माना गया था। लेकिन अगर मानसून 4 से 6 दिन तक लेट होता है तो अब दूसरा बड़ा सवाल मौसम विभाग के सामने होगा कि मानसून की शुरुआत कैसी रहती है, कमज़ोर या सामान्य। क्योंकि एल नीनो का असर स्थापित है। भारत में इस साल गर्मी की स्थिति बनने वाली है। मौसम विभाग और स्काईमेट दोनों के शुरुआती अनुमान बता चुके हैं कि भारत में मानसून के सामान्य रहने की संभावना 40% से नीचे है, यानी 35%, 36% के आसपास ही इस बात की संभावना है कि पूरे देश में सामान्य बारिश होगी। और इसलिए अब मानसून का सफ़र जब ये शुरू होगा जून से, तो इस पर करीब से नज़र रखी जाएगी। इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा खेती का, भारतीय अर्थव्यवस्था का इस साल का हाल, और शेयर बाजारों का भी हाल दिखाई देगा। इधर मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि उत्तर भारत में गर्मी और आंधियों का नया दौर शुरू होने वाला है। मई के दौरान देश में गेहूं की सरकारी खरीद सुस्त पड़ गई है। इस वजह से इस साल खरीद पूरा जो लक्ष्य है वो पूरी नहीं हो पाएगा। अप्रैल में 222 लाख टन का गेहूं खरीद किया सरकार की एजेंसियों ने। इसके बाद मई के पहले पखवाड़े में यानी कि 1 से 5 मई के दौरान सिर्फ 37 लाख टन गेहूं की खरीद हो पाई है। कुल खरीद 259 लाख टन पर पहुंच गई है। इस साल सरकार ने करीब 341.5 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा था। सरकार ने समर्थन मूल्य 2115 रुपये रखा था। बाजार में, निजी मार्केट में जो मंडियां हैं उसमें व्यापारी अच्छे दाम दे रहे हैं। इस वजह से सरकारी कांटों पर लोग गेहूं तुलवाने नहीं पहुंच रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि मई में जो गेहूं की कीमत है वो करीब 4% बढ़ गई है। और ये ऐसे समय में बढ़ रही है जब फसल आ रही है, कांटों पे तुल रही है, तब भी कीमतें बढ़ रही हैं। सर, सरकारी खरीद पूरी नहीं हो पाएगी, ये अब लगभग स्थापित है, तय है। क्या असर होगा? शुभम, जो मौजूदा आंकड़ा उस हिसाब से सरकार की खरीद लक्ष्य से और वास्तविक खरीद के बीच में 60 से 70 लाख टन की कमी हो सकती है, जो संभावना दिख रही है। पिछले साल भी हमने देखा था कि गेहूं की खरीद का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था, सरकार को लंबे समय तक खरीद बढ़ानी पड़ी थी। अभी ये देखना होगा कि FCI इस खरीद को जारी रखेगी, क्योंकि एकदम मई में काफ़ी तेज गिरावट आई है। 15 दिनों में केवल 37 लाख टन खरीद हुई है। इसका मतलब है कि बाजार के अंदर जो प्राइसेस के फोर्सेज हैं उन्होंने सरकारी खरीद को पीछे छोड़ दिया है। जैसा शुभ हमने आपको बताया कि बाजार में
हैं, कीमतें भी बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये भी एक अपने आप में अप्रत्याशित सी परिस्थिति है कि जब फसल पूरी तरह बाजार में मौजूद है तब उस फसल की कीमत बढ़ रही है। और ये हम परिस्थिति बनती देख रहे हैं शुभम पिछले 2-3 साल से भारत में, कि फसलों की कटाई के समय भी उस फसल की कीमतें बढ़ती दिखाई देती हैं, जैसा हमने खरीफ के मौसम में धान में भी देखा था। अब गेहूं की इस परिस्थिति के बाद आप अगर महंगाई के आंकड़े की तरफ निगाह दौड़ाएं या महंगाई के ताजे आंकड़े को याद करें तो भारत में अभी भी अनाजों की महंगाई 2.5 के अंकों में है, 13 से 14% के आसपास है। रबी की फसल और भारत की सबसे महत्वपूर्ण गेहूं की फसल के समय यदि बाजार में 4% से ज़्यादा गेहूं की महंगाई होती है तो ये मानकर चलना चाहिए कि पूरा साल गेहूं की महंगाई में ही बीतेगा, अनाज की महंगाई में ही बीतेगा। और ऊपर से जिस बात का जोखिम हमने पहले जिक्र किया था कि अगर मानसून कमज़ोर होता है, खरीफ की फसल पर असर पड़ता है, तो इस साल खाद्य उत्पादों की महंगाई में पर असर बना रहेगा। और ये परिस्थिति तब है जबकि हम महंगाई के आंकड़े पर भी बात कर रहे हैं और वो महंगाई के आंकड़े में हमें तेज गिरावट दिखाई दी है, पर अनाज की महंगाई, सीरियल्स की महंगाई बराबर इस साल दबाव के तौर पर बनी रहेगी। व्हाट्सएप धोखाधड़ी में शामिल अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर से जुड़ी सेवाओं को निष्क्रिय करने पर सहमत हो गया है। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकार की प्राथमिकता बताई है। सरकार इस मामले में व्हाट्सएप के साथ लगातार संपर्क में है। सरकार टेलीकॉम जैसे अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर भी इस तरीके के धोखाधड़ी वाले मोबाइल नंबर्स को ब्लॉक करने के लिए बातचीत कर रही है। सर, कौन से नंबर ब्लॉक होंगे, कैसे ब्लॉक होंगे? व्हाट्सएप से बातचीत शुरू कर दी है सरकार ने, क्योंकि पिछले 15 दिन के अंदर पूरे देश में जगह जगह हजारों लोगों के मोबाइल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय नंबरों से व्हाट्सएप कॉल आए जिन्हें ब्लॉक करने के लिए व्हाट्सएप से बात की गई है। व्हाट्सएप आमतौर पर इस तरीके से ब्लॉकिंग नहीं करता, लेकिन ये जो जितना बड़ा दायरा था और आकार था और संख्या जितनी बड़ी थी उसके कारण सरकार की पहल पर व्हाट्सएप ने कॉल्स को ब्लॉक करने की व्यवस्था शुरू की है। दूरसंचार विभाग का एक संचार साथी पोर्टल है, उस पोर्टल पर जो ऐसे नंबर रजिस्टर किए जाएंगे या दर्ज किए जाएंगे व्हाट्सएप उन्हें ब्लॉक कर देगा। यानी अगर आपके पास कोई कॉल आ रही है तो आप संचार साथी पोर्टल पर जाकर उसका नंबर वहां रजिस्टर करा सकते हैं। व्हाट्सएप उन कॉल्स को तुरंत ब्लॉक करेगा, उन नंबर्स को तुरंत ब्लॉक करेगा। देश की फिनटेक कंपनियों के संगठन पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर रुपे डेबिट कार्ड के जरिए होने वाले लेन देन पर एमडीआर शुल्क लगाने की मांग की है। पीसीआई ने लिखा है कि रुपे कार्ड पर एमडीआर शुल्क नहीं होने की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। पीसीआई ने कहा है कि रुपे कार्ड पर एमडीआर शुल्क लागू होने से फिनटेक सेक्टर में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। क्या पूरा मामला है सर ये? अब धीमे धीमे भारत में जो भी सरकार की तरफ से दी गई फिनटेक सेवाएं थी उन पर चार्ज लगाने की या उन पर शुल्क लगाने की व्यवस्था शुरू हो चुकी है। रुपे कार्ड ठीक उसी तरीके का कार्ड है जैसा मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड है, एक तरीके का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है जिसके आधार पर जारी कार्ड पर कोई भी भुगतान कर सकता है, जैसे कि वो अपने सामान्य क्रेडिट या डेबिट कार्ड से करता है। फिनटेक कंपनियों का कहना है कि मास्टर कार्ड और वीज़ा से उनको एक फ़ीस मिलती है जिसको कि हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। यानी वो व्यापारी या वो दुकानदार जहां जाकर आप कार्ड स्वाइप करते हैं उसे एक फ़ीस कार्ड कंपनी को देनी पड़ती है, क्योंकि वो ये सुविधा उपलब्ध करा रही है। रुपए में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसका संदर्भ इस तरह से समझ सकते हैं कि सरकार ने भी हाल में ही आरबीआई ने और एनपीसीएल ने जो पेमेंट कॉर्पोरेशन है उसने यूपीआई को लेकर नियमों में बदलाव किया था और यूपीआई में जो मोबाइल वॉलेट से होने वाले पेमेंट्स थे उनकी एक सीमा के बाद उनके ऊपर मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर शुल्क लगा दिया था। धीमे धीमे मुफ्त उपलब्ध हो रही फिनटेक सेवाओं पर चार्ज लगने की शुरुआत हो रही है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुस्ती का असर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर दिखने लगा है। एक्सपोर्ट मांग घटने की वजह से देश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हब उत्तर प्रदेश के नोएडा और तमिलनाडु के तिरुपुर में टेक्सटाइल इकाइयों ने ज़रूरत पड़ने पर अपना ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया है। नोएडा और तिरुपुर के अलावा गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी कमज़ोर वैश्विक मांग का असर दिख रहा है। सर, निर्यात का इतना गहरा असर क्यों दिख रहा है? 3-4 बड़े उद्योग निर्यात की गिरावट से सीधे प्रभावित होते दिखाई दे रहे हैं। निर्यात की स्थिति पिछले साल अक्टूबर से लगातार घट रही थी। अब जो सूचना हमारे पास आ रही है उसमें पार्शियल शटडाउन की स्थिति है नोएडा में, तिरुपुर में और गुजरात के सूरत के इलाकों में। इन इलाकों में भारत का प्रमुख गारमेंट उद्योग है, कपड़ा उद्योग है, जिससे बड़े मात्रा में निर्यात होता है। अभी हमने निर्यात के ताजे आंकड़े देखे जिसमें अभी पिछले इसी हफ्ते सप्ताह जो आंकड़े आए उनसे पता चला कि भारत के जो प्रमुख लेबर इंटेंसिव या श्रम गहन निर्यात हैं उनमें तेज गिरावट आई है। पिछले अक्टूबर के बाद से निर्यात बाजार में भारतीय निर्यातों का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है, ग्रोथ नेगेटिव में है।
एक बड़ा हिस्सा है भारत के कपड़ा उद्योग का शुभम, जो पूरी तरह निर्यात पर निर्भर है। घरेलू बाजार की मांग से ज़्यादा उसके उत्पादन निर्यात के लिए होते हैं, और अब इसलिए पहली बार हमें देख रहे हैं, लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है जब निर्यात बाजार से इतनी भी मांग नहीं है कि कंपनियां अपने उत्पादन कर सकें। और इसलिए यहाँ 10 से 15 एक महीने में 10 से 15 दिन का शटडाउन या फैक्ट्रीज बंद की जा रही हैं। इसका बड़ा असर हमें इस टेक्सटाइल उद्योग में रोजगारों पर दिखाई देगा, क्योंकि भारत के निर्यात के पूरी व्यवस्था में टेक्सटाइल सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां एक मुश्त सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। और संगठित और असंगठित क्षेत्र में भी जो श्रम गहन निर्यात के क्षेत्र हैं उनमें टेक्सटाइल सबसे बड़ा हिस्सा है। तिरुपुर में करीब 30,000 से ज़्यादा टेक्सटाइल की यूनिट्स हैं जो काम करती हैं, और इनमें अगर 15 दिन के आसपास का शटडाउन होता है तो अंदाज़ लगाया जा सकता है कि बेरोजगारी की समस्या इस एरिया में दिखाई देगी। इसकी प्रमुख वजह यह है कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को भारत का जो कपड़ा निर्यात है उसमें तेज गिरावट आई है, और यही वो बाजार हैं जिन बाजारों को भारत से सबसे ज़्यादा गारमेंट्स का निर्यात होता है। सरकारी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी को शेयर बाजार में लिस्ट हुए 1 साल पूरा हो गया। कंपनी का शेयर भाव अभी आईपीओ प्राइस के मुकाबले 40% नीचे है। पिछले साल जब एलआईसी का आईपीओ आया था उसका भाव 949 रुपये था, और बुधवार को शेयर बाजार में कीमत 565 रुपये प्रति शेयर देखी गई। एलआईसी के शेयर में ऐसे समय में गिरावट आई जब शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल रही है। सर, ये हालत क्यों एलआईसी की? एलआईसी ने 1 साल में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 2.5 लाख करोड़ का नुकसान किया। और जब एलआईसी के पिछले साल के आईपीओ के दौर को आप याद करें और जब उस समय की चर्चाओं को देखें तो बाजार में जिस तरीके का यूफोरिया था, जिस तरीके का उत्साह था, ये माना जा रहा था कि एलआईसी के साथ अब भारतीय शेयर बाजार को खरीद रहे हैं, भारतीय शेयर बाजार का इंडेक्स खरीद रहे हैं, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार की एकमुश्त सबसे बड़ी निवेशक एलआईसी थी। लेकिन वो एलआईसी जिसे भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों के लिए रिटर्न की गारंटी माना जाता था, उस स्टॉक ने पिछले 1 साल में शेयर निवेशकों को बुरी तरह निराश किया। 40% के आसपास का नुकसान हुआ, 2.5 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस हुआ है। यानी बाजार की नब्ज समझने में या बाजार के निवेश की दृष्टि से समझने में एलआईसी अपने शेयर धारकों को संतुष्ट नहीं कर पाई अपने प्रदर्शन से, और निवेशकों ने भी इस पर उतना भरोसा नहीं किया। अब साल भर बाद जब हम आंकड़े देखते हैं तो हमें कुछ और चीज़ें दिखाई देती हैं। इसमें दिखाई देते हैं जून 2022 से लेकर मार्च 2023 के बीच में लगातार म्यूचुअल फंड्स ने एलआईसी में बिकवाली की। म्यूचुअल फंड्स के पास जो एलआईसी की होल्डिंग थी जून में 0.74% थी, घटते घटते 0.63% पे मार्च 2023 में आ गई। यानी उनके पोर्टफोलियो से एलआईसी की निकासी शुरू हुई, और एलआईसी की निकासी शुरू हुई इसलिए बाजार में एलआईसी की कीमतों में और गिरावट आई। एफआईज ने बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में जून 2022 की तुलना में मार्च 2023 में अब एफआईज का जो निवेश है एलआईसी में उनके टोटल पोर्टफोलियो में 0.12% से घट के केवल 0.08% रह गया है। यानी 2 बड़े संस्थागत निवेशक भारत की सबसे बड़ी निवेश संस्था, परोक्ष रूप से वो सबसे बड़ी निवेश संस्था है क्योंकि बाजार में इस शेयर बाजार में पैसे लगाती है, उसकी निवेश रणनीतियों से सहमत नहीं दिखाई दिए। और दोनों बड़े निवेश संस्थागत निवेशकों ने, म्यूचुअल फंड्स ने और विदेशी निवेशकों ने एलआईसी से अपना निवेश निकाला, एलआईसी के शेयर को बेचा। रिटेल इन्वेस्टर्स ने जरूर बाजार में खरीदारी की, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना जरूरी है कि क्या एलआईसी में निवेश पर उनको क्यों नुकसान हो रहा है, क्योंकि आंकड़े हमें बता रहे हैं कि जून 2022 में रिटेल इन्वेस्टर्स की जो खरीदारी थी 1.88% की टोटल पोर्टफोलियो में, वो अब 2% से ऊपर पहुंच गई है। यानी जो समझदार चतुर निवेशक थे, विदेशी निवेशक और म्यूचुअल फंड, वो एलआईसी में प्रॉफिट बुक या एलआईसी से में नुकसान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लॉसेस कम करने की कोशिश कर रहे थे, और छोटे निवेशक उसे खरीद रहे थे। कुल मिलाकर एलआईसी का स्टॉक भारत के निवेशकों के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ पिछले 1 साल में। मंगलवार को देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने तिमाही नतीजे घोषित किए। कंपनी के मुनाफे में 49% का उछाल दर्ज किया गया है। कंपनी के नए ग्राहकों की बढ़ोतरी की वजह से कंपनी के प्रति ग्राहक औसत रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। मार्च की तिमाही के दौरान कंपनी को 3005 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सर, क्या बता रहे हैं एलआईसी के एयरटेल के नतीजे? एयरटेल के नतीजे हमारे सामने, भारतीय एयरटेल के नतीजे इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय शेयर बाजार में दूरसंचार क्षेत्र से सूचीबद्ध एक ही प्रमुख कंपनी है जिसके परफॉर्मेंस के आधार पर हम बाजार की नब्ज समझ सकते हैं। इसके अलावा तो वोडाफोन है जो संकट में फंसी हुई कंपनी। भारतीय के नतीजे थोड़े से मिले जुले और निराशाजनक है। अगर किसी भी टेलीकॉम कंपनी की आर्थिक सेहत को समझने के लिए जिस पैमाने को देखा जाता है उसे करीब से देखें, जिसका नाम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, आरपू है, तो वो अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर में 193 रुपये पर स्थिर रहा, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। और ये भारतीय के ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर बाजार को थोड़ा परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि भारतीय ने अपने यहाँ दरों में भी बढ़ोतरी की थी, लेकिन
जो बड़ा खर्च 5G के रोल आउट को लेकर हुआ, उसका असर हमें कंपनी के एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पर दिखाई दे रहा है। भारती को जो भी मुनाफा हुआ ये उसके विदेशी संचालनों से, अफ्रीका के संचालनों से हुआ है। यहाँ से एक संकेत और हमें मिलता है कि अगर आरपू में बढ़ोतरी नहीं, और भारती के अधिकारी और प्रमुख बार बार 200 रुपये के आरपू को 200 रुपये प्रति उपभोक्ता राजस्व के लक्ष्य पर बात कर चुके हैं, तो हमें ये देखना होगा कि क्या आने वाले 3-4 महीनों में भारती अपने यहाँ दरों में फिर बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि यहाँ एक दिलचस्प जद्दोजहद है। सरकार की तरफ से इस बात का संकेत दिया जा रहा है कि चुनाव आने तक मोबाइल की दरें न बढ़ाई जाए, पर भारती के नतीजे तो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि भारती को अगले 6 महीनों में अपने यहाँ मोबाइल दरों में, डेटा दरों में बढ़ोतरी करनी होगी। गो फर्स्ट के मामले में 2 ताज़ा अपडेट। पहला ये कि एयरलाइंस के पायलटों ने डीजीसीए का दरवाजा खटखटाया और कंपनी को नोटिस पीरियड सर्व न कराने की मांग की है, ऐसा कहा है डीजीसीए से और सरकार से। दूसरा मामला यह है कि लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली 2 कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रास्ता देखा है, दरवाजा खटखटाया, पहुंच गई है दिल्ली हाईकोर्ट। एक खबर यह भी है कि वाइडिया समूह को गो फर्स्ट से 65 करोड़ रुपए का बकाया नहीं मिला है। सर, ये पायलट्स का क्या मामला है? गोफर्स्ट के पायलट्स गोफर्स्ट के साथ काम नहीं करना चाहते। हमने आपको बताया था कि जब गोफर्स्ट ने अपनी बैंक्रप्सी फाइल की थी, उसके तत्काल बाद से पायलट्स ने छोड़ना शुरू कर दिया था और उन्होंने दूसरी एयरलाइंस में काम में एक अपॉर्चुनिटी लेनी शुरू कर दी थी। इस तरह की भी खबरें थीं कि एयर इंडिया ने और जो प्रतिस्पर्धी 2 एयरलाइंस हैं वहाँ पर उन्होंने गोफर्स्ट के पायलट्स को जगह भी देनी शुरू कर दी थी। अब मामला यहाँ उलझ गया है कि गोफर्स्ट ने अपने पायलट्स को रोकना चाहती, क्योंकि गोफर्स्ट ने अपने इंसॉल्वेंसी पिटीशन में ये बताया है कि कंपनी अपनी उड़ान दोबारा शुरू करना चाहती है और पायलट्स को काम करने में इच्छुक नहीं है, क्योंकि कंपनी इंसॉल्वेंट है, पैसा देने की स्थिति में है कि नहीं है। और यहाँ पर सर डीजीसीए की तरफ से जो नियम है उस हिसाब से कोई कंपनी से पायलट एक नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद ही बाहर जा सकता है। अब यहाँ पर गोफर्स्ट और डीजीसीए के बीच में एक किस्म की खींचतान हमें दिखाई दे रही है, पायलट उसमें फंसे हुए हैं। पायलट्स का कहना है कि डीजीसीए के नियम नहीं लागू होने चाहिए, वही बात है कि इंसॉल्वेंट कंपनी है इसलिए उनको नई जगह नौकरी शामिल करने की बात की जाए। गोफर्स्ट का कहना है कि कंपनी चलेगी इसलिए पायलट्स को नोटिस पीरियड सर्व करना चाहिए। और इस बीच में ये सारे पायलट्स जो गोफर्स्ट के हैं ये उलझन में फंस गए हैं। दूसरी तरफ जो लीजिंग कंपनियां हैं उनकी दूसरी समस्या है। लीजिंग कंपनियों ने 2 तरीके से पेशबंदी की है गोफर्स्ट के खिलाफ। एनसीएलटी में अपील की है और एनसीएलटी में मॉरिटोरियम के अगेंस्ट अपील की गई है। दूसरी तरफ लीजिंग कंपनियां अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गई हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने ये कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट से उन्होंने अपील की है कि वो भारत का जो सिविल एविएशन नियामक है डीजीसीए है, उसे इस बात का आदेश दे कि वो उन लीजिंग कंपनियों के जहाज जो रजिस्टर हैं उनको डी रजिस्टर कर दिया जाए, उन्हें रोस्टर से ड्यूटी से बाहर कर दिया जाए, ताकि वो जहाज इन लीजिंग कंपनियों को मिल सके और उसे दूसरी जगह ले जा सके। गो फर्स्ट के बाद वाडिया समूह की एक और कंपनी कर्ज के संकट में फंसती दिख रही है। रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग्स ने वाडिया समूह की कंपनी बॉम्बे डाइंग की तरफ से कर्ज का ब्याज चुकाने की क्षमता पर संदेह जताया, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है कि शायद कंपनी अपने कर्ज का ब्याज ना चुका पाए या कर्ज ना चुका पाए। वित्त वर्ष 2023 और 2024-25 में बॉम्बे डाइंग को 3,597 करोड़ रुपए का कर्ज लौटाना है। 23-24 और 24-25 यानी कि एक ये जो साल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर ये और एक इसके अगले साल में, इन 2 सालों में 3,597 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाना है, लौटाना है। लेकिन राइट इशू के जरिए 940 करोड़ रुपए का जो फंड जुटाने की योजना थी उसमें देरी हो रही है। इस वजह से कंपनी को कर्ज लौटाने में शायद दिक्कत हो सकती है। क्या किया फिर सर गियर रेटिंग्स में? वाडिया समूह की कंपनी बॉम्बे डाइंग को लेकर एक खबर थोड़ी चौंकाने वाली है। बॉम्बे डाइंग बाजार की सबसे पुरानी कंपनी है, लाभांश का पुराना रिकॉर्ड है, पर बॉम्बे डाइंग भी कर्ज के जाल में फंसती दिखाई दे रही है। कंपनी का राइट इशू जो करीब 1000 करोड़ का आने वाला था वो फंस गया, समय पर नहीं आ पाया और उसके बाद अब कंपनी के पास ऐसा पैसा नहीं है कि 3,3500 करोड़ रुपए का जो कर्ज है वो चुकाए। और इसलिए केयर रेटिंग ने बॉम्बे डाइंग की रेटिंग में भी कटौती की है। बॉम्बे डाइंग की रेटिंग BB- कर दी है और A3 कर दी है और आउटलुक भी रिवाइज किया है केयर रेटिंग ने। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब बॉम्बे डाइंग की साख को इस तरह से कम किया गया है। तो वाडिया समूह के लिए एक साथ 2-3 मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। गो फर्स्ट बैंक्रप्सी की तरफ है, एक प्रमुख कंपनी जो इस समूह का सबसे पुराना ब्रांड है उसकी साख कमज़ोर हुई है क्योंकि उसके पास कर्ज चुकाने में डिफ़ॉल्ट होने का रिस्क बढ़ रहा है, और सेबी के साथ कुछ और मामले हैं जिनमें वाडिया समूह के खिलाफ सेबी पहले से कार्रवाई भी कर चुका है। आज जेट एयरवेज में भी एक खबर आई। लंबे समय से बंद पड़ी एयरलाइंस जेट एयरवेज फिर से उड़ान भरने की उम्मीद घटती जा रही है। उड़ान भरने के लिए ज़रूरी कंपनी के एयर ऑपरेटर परमिट की अवधि शुक्रवार को ख़त्म हो रही है। इस परमिट के बाद ही कोई कंपनी एयरलाइंस उड़ा सकती है। लेकिन जेट एयरवेज को खरीदने वाली कंपनी जालान कालरॉक कंसोर्शियम ने अभी तक परमिट को रिन्यू कराने के लिए आवेदन नहीं दिया। सामान्य तौर पर यह होता है कि जब परमिट एक्सपायर होने वाला होता है उससे 1 महीने पहले ही आवेदन
किया जाता है रिन्यू करने के लिए। सर क्या संभावना बनती दिख रही है फिर जेट एयरवेज के लिए? जेट एयरवेज के चलाने की संभावना और इसकी कोशिशों को करीब करीब 30 महीने का समय हो चुका है बंद हुए। आमतौर पर किसी भी एयरलाइंस को चलाने की संभावनाएं उसके तत्काल रिवाइव होने से ही दिखाई देती हैं। और अब जेट एयरवेज उस स्थिति में पहुंच गई जहां उसके पास जो वैधानिक मंजूरियां हैं, जो जहाज़ उड़ाने की मंजूरियां मिलती हैं, वो भी ख़त्म हो रही हैं। फिलहाल जेट एयरवेज के रिजोल्यूशन को लेकर कोई रास्ता नहीं दिख रहा और इसके दो बड़े असर हैं। पहला असर तो ये कि जेट एयरवेज के जो लेंडर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनका क्या होगा ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो जालान कार्ला कंसोर्टियम का प्रपोजल था उस पर अभी मॉरिटोरियम, उस पर जो एनसीएलटी की बैंक्रप्सी की अदालत है वो कोई फैसला नहीं ले पाई है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जेट एयरवेज के बाकी क्रेडिटर्स फिलहाल मौजूदा परिस्थिति में जेट एयरवेज को कुछ और देने के लिए तैयार नहीं है। चूंकि भारत की एनसीएलटी बैंक्रप्सी अदालत के सामने एक और एयरलाइंस डिफॉल्ट होकर दिवालिया होकर सामने पहुंच गई है, तो इसलिए भारत के टोटल एविएशन बाजार में, बैंक्रप्सी सिस्टम में और क्रेडिटर्स के पास दो एयरलाइंस की, दो बड़ी एयरलाइंस के बैंक्रप्सी को संभालने की उतनी क्षमता भी नहीं है। तो इसलिए इस बात की संभावना समझ दिख रही है शुभम कि जेट एयरवेज की उड़ान की फाइल अब बंद होने वाली है। शायद जेट एयरवेज की वापसी अब फिलहाल मौजूदा जो ढांचा दिख रहा है, जो परिस्थिति दिख रही, उसमें मुश्किल लगती है। अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मामले में जांच के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी को अतिरिक्त 3 महीने का समय मिल गया है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जांच की अवधि बढ़ाने की मांग की थी। सेबी ने तो 6 महीने मांगे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने दिए। सर ये अवधि बढ़ाते समय क्या सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा भी? सुप्रीम कोर्ट के इस आज की सुनवाई पर काफ़ी निगाहें थी, क्योंकि सेबी का यह मानना है कि जिस तरीके की जटिल रिपोर्ट जांच है उस हिसाब से उसे 6 महीने का समय मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उसे 14 अगस्त तक अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी होगी। और यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि जांच चलते हुए इतना समय बीत चुका है, इसलिए अब बार बार और ज़्यादा समय सीमा नहीं दी जा सकती। यानी अगले 3 महीने, जैसा हम लगातार अपने कार्यक्रम में मनी सेंट्रल में कह रहे हैं, कल भी हमने कहा, अगले 3 महीने बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, बहुत ही क्रूशियल हैं, बहुत ही जटिल हैं अडानी समूह के लिए। यानी सेबी को अपनी जाँच पूरी करके अब अगस्त के मध्य तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के पैनल की रिपोर्ट पहले से ही आ चुकी है। इस बीच अभी ये जो खींचतान कल शुरू हुई थी कि सेबी 2016 से जाँच कर रही थी या नहीं कर रही थी, सरकार कुछ कह रही है से भी कुछ कह रही, इस पर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। शायद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला स्पष्ट हो तो पता चले कि सेबी क्या पुरानी जांच भी कर रही थी कि नहीं, और सेबी अपनी इस रिपोर्ट में उस पुरानी जांच के बारे में कुछ रेफरेंस देगी तो पता चलेगा कि अडानी समूह की जांच की प्रक्रिया कितने समय से चल रही थी। और ये वाली जांच तो पूरी करने के लिए अब 14 अगस्त तक का समय मिला है। बहुत सारे लोग आप में से लगातार हमको कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि अदानी समूह में इतना सब कुछ चल रहा है, इस बीच हम अदानी समूह के शेयरों में क्या करें? 1 2 नहीं 10 कंपनियां बाजार में लिस्ट हैं। कौन सी कंपनियां अभी भी ऐसी है जो खरीदने लायक हो गई है, कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिनमें गिरावट बाकी है? ये तमाम सवालों के जवाब हमने बटोरे हैं एक शो फार्मूला गुरु में। इस हफ्ते का जो फार्मूला गुरु है वो इसी पर है कि अदानी के शेयरों में करें क्या, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे आप। विपुल सिंह ने विस्तार से सारी खबरों की रोशनी में हर शेयर पर बारीकी से डॉक्टर रवि सिंह के साथ बात की है, और डॉक्टर रवि सिंह ने आपको बताया है कि इन 10 में से कौन सी कंपनियां चुन सकते हैं, कौन सी कंपनियां आप कतई मत चुनिए, इनको बिल्कुल पोर्टफोलियो से बाहर कर दीजिए, किन से अभी दूर रहिए, आगे क्या कुछ हो सकता है, शेयर बाजार के नज़रिए से समूह कैसा है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं इस हफ्ते के फार्मूला गुरु में। इस प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्रोग्राम का लिंक भी हमने रख दिया है। साथ ही आप हमारी मोबाइल ऐप पर जाकर भी ये शो देख सकते हैं फार्मूला गुरु में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर। भारत में रूस से आयात हो रहे कच्चे तेल से जिन पेट्रोलियम उत्पादों को तैयार किया जा रहा था उनको यूरोप में निर्यात पर यूरोप अब आपत्ति जताने लगा है। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने कहा है कि इसे रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन को भारत पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन है। यानी कि भारत ने जो प्रतिबंध लगे थे उनका उल्लंघन किया, ये कहना है ईयू के चीफ का। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने ये बयान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के बाद दिया। सर क्या मतलब समझा जाए इस बयान का? ये एक बड़ी खबर है और इस खबर के कई सारे आर्थिक और कूटनीतिक आयाम हैं। इस खबर का असर भारत और ईयू के रिश्तों पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल को लेकर सैंक्शन उस पर पड़ेगा। ईयू के विदेश मंत्री जैसे माने जाते हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनकी ये बात का मतलब
दो महत्वपूर्ण तथ्यों से समझा जा सकता है। दो आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं जिसके कारण ईयू ने यह बात कही कि भारत एक किस्म से रूस के प्रतिबंधित तेल की लॉन्ड्री बन गया है, यानी भारत की रिफाइनरीज रूस का सस्ता कच्चा तेल आयात करती हैं और आयात करके उसे यूरोप के देशों को बेचती हैं। तो दो आंकड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं। रूस के तेल का जबकि ओपेक देशों के साथ रूस ने अपनी सहमति जाहिर की थी उत्पादन घटाने में, पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ताज़ा आंकड़ा बताता है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर रूस का ऑयल एक्सपोर्ट रेवेन्यू 1.7 बिलियन डॉलर प्रति महीने के आधार पर बढ़ रहा है। 15 बिलियन डॉलर के आसपास था अप्रैल में। दूसरा जो महत्वपूर्ण आंकड़ा हाल में आया था, जहां से ये पूरी बहस शुरू होती है और चर्चा शुरू होती है और आज भारत के ऊपर एक गंभीर प्रतिक्रिया, एक टिप्पणी की गई और भारत की तरफ से इसका जवाब दिया गया, जो हम आपको बताएंगे क्या जवाब था। उस हिसाब से पता चला कि भारत का जो निर्यात है यूरोप को, वो करीब करीब रशियन क्रूड के जरिए 42 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया। यानी रूस से आने वाला तेल डीजल और गैसोलीन में बदलकर रूस यूरोप के देशों को जो निर्यात किया गया वो 42 बिलियन डॉलर था। और भारत का जो डीजल एक्सपोर्ट है वो मार्च 2023 में 3 गुना बढ़ के 1,60,000 बैरल के आसपास पहुंच गया। यानी जो अधिकांश तेल रूस के प्रतिबंध के जरिए आ रहा था और जो भारत में इंपोर्ट हो रहा था, उस तेल का बड़ा हिस्सा भारत से रिफाइन होकर, अधिकांश हिस्सा रिफाइन होकर जा रहा था। ये स्थापित सच है क्योंकि ये इसी एक्सपोर्ट को रोकने के लिए सरकार ने विंडफॉल टैक्स लगाया। इसी पर एक्सपोर्ट के जरिए अधिक रेवेन्यू लेने के लिए सरकार ने इस पर विंडफॉल टैक्स लगाया था। इस सस्ते कच्चे तेल का आयात इस उम्मीद में किया गया था कि सस्ते कच्चे तेल का आयात भारत में तेल की कीमतों को कम करने पर होगा, पर वैसा हुआ नहीं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले 1 साल से नहीं बदली। सस्ता रूस का कच्चा तेल आने के बाद ये पूरा तेल यहाँ से भारत की रिफाइनरीज ने इसे निकाल कर यूरोप को बेचा। अब जिस बात का खतरा था, जिसका डर था, वही बात हो गई। भारत के बैंकर से बात पिछले 1 साल से कह रहे थे कि इस तरीके के तेल के ट्रेड में सैंक्शंस के प्रतिबंधों की स्थिति में भारत पर सवाल उठ सकते हैं और यूरोप की तरफ से बेहद तीखी और सीधी टिप्पणी आई है कि भारत पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि उसने प्रतिबंधों को वायलेट किया है, प्रतिबंधों का उल्लंघन किया है, रूस के तेल को बाकी यूरोप के देशों को रिफाइन करके भेजा है। और इसमें एक बड़ा निर्यात जो है भारत के पश्चिमी तट से किया गया है। इसलिए ये बयान आया और ये बयान भारत के विदेश मंत्री के सामने, भारत के विदेश मंत्री को ये कहा गया है। ये परिस्थिति थोड़ी जटिल होती दिखाई दे रही है। अब अगर ये मान लिया है कि उल्लंघन किया है सैंक्शंस का, तो किस तरीके की कार्रवाई भारत पर हो सकती है? भारत आज थोड़ा सा इस प्रतिक्रिया को लेकर, इस पूरे फैसले को लेकर भारत की कूटनीतिक हलकों में काफ़ी गहमा गहमी रही। भारत के विदेश मंत्री को तत्काल इसका जवाब देना पड़ा तुरंत, और उन्होंने ये कहा, उनका जवाब ये था, इसे ये जवाब यूरोपियन यूनियन मानेगा कि नहीं बाद में पता चलेगा कि प्रतिबंधों की जो राजनीति है वो थोड़ी दूसरे तरह से काम करती है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि ये भारत का निर्यात प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है। उनका कहना था कि यूरोपियन यूनियन अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अपने नियमों में देखे तो उसकी धाराओं में लिखा हुआ है कि अगर कोई सामान तीसरे देश से आता है तो प्रतिबंधित देश का नहीं होता। यानी भारत से जो डीजल और पेट्रोल भेजा गया था वो पेट्रोल और डीजल भारत का प्रोडक्ट है, रूस का प्रतिबंधित तेल नहीं है। हालांकि जो आंकड़े हैं रूस के ट्रेड के वो हमें दिखते हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारत ने का रिकॉर्ड इंपोर्ट पिछले 1 साल में रूस से कच्चे तेल का हुआ है। भारत जो मिडिल ईस्ट से तेल का आयात करता था उसको पीछे हटाकर अब रूस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हो गया है। अब ये मामला किस स्तर तक जाएगा और क्या ये इस सवाल में अमेरिका भी शामिल होगा, क्योंकि इन प्रतिबंधों को अमेरिका ने लीड किया था, कि अमेरिका भी इसमें शामिल होगा, ये महत्वपूर्ण है और खासतौर से 2 वजहों से। और ये फैसला, ये बयान उस समय आया है जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं और भारत के प्रधानमंत्री अभी हिरोशिमा में G7 के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। यानी 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय इंगेजमेंट हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। उस संदर्भ में, उस बीच में यूरोपियन यूनियन ने स्पष्ट रूप से भारत पर प्रतिबंधों का उल्लंघन करने का मामला बना दिया है, ऐसा इस बयान से दिखता है। सर, इसका कोई असर भारत EU के बीच जो FTA की बातचीत चल रही है उस पर? EU और FTA की बातचीत स्पष्ट रूप से तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिलहाल अगर ये रिश्ते इस तरह से जाते हैं और प्रतिबंधों के उल्लंघन की बात आगे जाती है तो फिर भारत और EU के रिश्तों पर इसका असर, जो ट्रेड की बातचीत है उस पर पड़ेगा। और वैसे हमको एक चीज़ और ध्यान रखना जरूरी है कि भारत और EU के बीच पिछले 2-3 महीनों में व्यापारिक मामलों को लेकर भी रिश्ते काफ़ी बिगड़े हैं। हमने EU के साथ जब अभी हाल में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट के लिए देखा कि WTO में EU ने पूरी पेशबंदी की और भारत की जो PLI थी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए, उस पर सवाल उठाए थे। स्टील की ड्यूटी को लेकर मामले चल रहे हैं। तो EU और भारत के बीच जो आर्थिक रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते हैं, वो वैसे भी खींचतान से भरे हुए हैं। पर ये पहली बार रूस यूक्रेन युद्ध में प्रतिबंधों के उल्लंघन का मामला बनता दिखाई दे रहा है, सैंक्शंस के उल्लंघन का मामला बनता दिखाई दे रहा है, जिसमें भारत का नाम आगे आ रहा है।
सर, क्या यही वजह है कि रूस अपने उत्पादन में कटौती नहीं कर पाया? आज आईईए की तरफ से बयान आया है कि रूस ने जो कहा था 5 लाख बैरल का हम कटौती करेंगे, वो नहीं करी। हाँ, वही आंकड़ा, क्योंकि रूस के अगर आप एक्सपोर्ट का और उत्पादन का आंकड़ा देखें शुभम, तो ऐसा दिखता है कि रूस ने अपने उत्पादन में कोई बड़ी कटौती नहीं की है, क्योंकि यूरोपियन मार्केट्स को जो तेल जा रहा है वो कहीं ना कहीं दो बड़े देशों को एक्सपोर्ट हो रहा है, चीन को और भारत को। चीन हालांकि एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, चीन ने अपनी खपत के लिए उस तेल का इस्तेमाल किया है, अपना रिजर्व बनाए। भारत की रिफाइनरीज ने उस तेल का निर्यात उन ज्यूरिडिक्शंस में किया है जिन ज्यूरिडिक्शन में आमतौर पर रूस का तेल प्रतिबंधित है। यह बुनियादी रूप से फर्क है। तो जो आंकड़ा हमें दिखता है रशिया के तेल के आयात का उत्पादन का, वो इस बात को सपोर्ट करता है कि रूस ने कच्चे तेल के उत्पादन में कमी नहीं की है, कटौती नहीं की है। आईईए का ये कहना है कि अप्रैल में रूस ने रोजाना 89 लाख बैरल कच्चे तेल का एक्सपोर्ट किया है। अब इसी का एक दूसरा सिरा पकड़ते हैं भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने पिछले साल लागत से कम भाव पर पेट्रोल डीजल बेचने से जो घाटा हुआ था, उसकी भरपाई काफ़ी हद तक हो चुकी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल के नतीजे तो फिलहाल यही बता रहे हैं। मार्च तिमाही के दौरान इंडियन ऑयल का मुनाफा 67% बढ़कर 10,058 करोड़ रुपए रहा, जो पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का मुनाफा 8,241 करोड़ रहा। 10,000 करोड़ हमने आखिरी तिमाही में कमाए, पूरे साल में 8,241 करोड़ कमाए। वो इसलिए क्योंकि पहले लॉस था, वो एडजस्ट करने के बाद जो फिगर बनी वो 8,241 करोड़ रुपए बनी। कंपनी को वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में जो नुकसान उठाना पड़ा था, उसकी भरपाई जो है वो दूसरी छमाही में हो गई है। यानी कि अब सीधी बात आप इतनी समझिए कि अब कच्चे तेल से जो पेट्रोल डीजल बना रही हैं और कंपनियां बेच रही हैं, उन्हें उस पर कोई नुकसान नहीं हो रहा है। सर, तो क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? संभावना कम दिखती है, क्योंकि सरकार से सवाल अलग अलग मंचों पर पिछले एक साल में कई बार पूछा गया है। इसका असर सिर्फ ये होगा कि सरकार की तरफ से जो दी जाने वाली सब्सिडी है, जो सरकार की तरफ से ऑयल कंपनीज को नुकसान पर तेल बेचने पर मिलने वाली मदद है, उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सरकार के बजट पर जिस तरीके का दबाव दिख रहा है, उसमें तुरंत कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है जिसमें कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी की जाए। चुनाव भी आने वाले समय में, चुनावों के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमतें घटती हैं, तो अगर उनमें वो भी हैं तो अभी फिलहाल सामने कोई बड़ा चुनाव भी नहीं है। हालांकि अगर इकोनॉमिक्स देखें, अर्थशास्त्र के हिसाब से देखें, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $75 से भी नीचे हैं। आज का रेट करीब $74 के, ब्रेंट का रेट $74 के आसपास है, $74 से $75 के बीच में है। तो इस हिसाब से और तेल कंपनियों को कई नुकसान की भरपाई के बाद इस तर्क तो ये होता है कि भारत में कच्चे तेल की कीमत, इसको देखते हुए भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में थोड़ी रियायत दी जाए। पर सरकार को इस समय रियायत देने की कोई संभावना नहीं बनती दिखाई देती, क्योंकि महंगाई का आंकड़ा भी सरकार के पक्ष में है। हमने अभी ताजे जो महंगाई के आंकड़े देखे, उसमें उपभोक्ता महंगाई की दर भी आरबीआई के सहनीय स्तर पर से नीचे आ गई है। इसलिए फिलहाल इन आंकड़ों की रोशनी में, इंडियन ऑयल के मुनाफे की रोशनी में हमारे आपके लिए या बाजार में पेट्रोल डीजल की कीमतें सस्ती होने का, घटने की उम्मीद बनती नहीं दिखती। ठीक है, तो फिर खुश मत होइए, कंपनी के मुनाफे फूलें या फलें, आपको कोई फायदा फिलहाल नहीं होता दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, मनी सेंट्रल झटपट देखते हैं। अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने चेताते हुए कहा है कि अगर सरकार को कर्ज सीमा बढ़ाने की अनुमति नहीं मिली तो लाखों अमेरिकी कर्मचारियों का वेतन का भुगतान रुक जाएगा। इससे मंदी का संकट और ज़्यादा गहरा हो जाएगा, जो नौकरी और बिजनेस के लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सरकार और कांग्रेस के बीच कर्ज को लेकर बातचीत अभी किसी निर्णय तक नहीं पहुंची है। सरकार के पास 31 मई तक खर्च उठाने के लिए ही पैसे हैं। इसके बाद सरकार भुगतान में डिफॉल्ट कर सकती है। मजबूत क्रेडिट मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को रेपो रेट से महंगी दर पर कर्ज उठाना पड़ रहा है, जिस वजह से बैंकों की बैलेंस शीट पर खराब असर पड़ रहा है। अब बैंकों ने रिजर्व बैंक से मांग की है कि कदम उठाकर ओवरनाइट कॉल मनी रेट और रेपो रेट के बीच के अंतर को कम किया जाए। ओवरनाइट कॉल मनी रेट मतलब कि जो 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते के लिए पैसा लेते हैं बैंक टू बैंक आपस में, उसके जो रेट होते हैं उसको ओवरनाइट कॉल मनी रेट कहते हैं। करीब 1 महीने से ओवरनाइट कॉल मनी रेट 6.75% के ऊपर बना हुआ है। रेपो रेट कितनी है? 6.5%, इसलिए चिंता ज़्यादा है। लिक्विडिटी के लिए भी उपाय करें, ये भी बैंकों ने आरबीआई से कहा है। फूड एग्रीगेटर कंपनी जोमेटो ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर अपनी यूपीआई सेवा लॉन्च की है। इस सेवा के शुरू होने से जोमेटो से ऑर्डर देने पर उसी प्लेटफॉर्म पर पेमेंट का भुगतान हो जाएगा। पेमेंट के लिए अलग से यूपीआई के लिए लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा ईजी हो जाएगा। लेकिन स्विगी से अच्छी खबर नहीं है। फूड एग्रीगेटर कंपनी स्विगी की वैल्यूएशन एक बार फिर से कटौती हुई है। इस बार अमेरिकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बैरोन कैपिटल ने स्विगी की वैल्यूएशन में 34% की कटौती की है और कंपनी का वैल्यूएशन घटाकर $7.1 अरब कर दिया है। इससे पहले दूसरी अमेरिकी कंपनी इन्वेस्को ने स्विगी की वैल्यूएशन को घटाकर $5.5 अरब बताया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने स्विगी में पैसा लगाया था और बड़ी बड़ी वैल्यूएशन पर लगाया था, अब वो घट गया है। देश में पेमेंट बैंक का विकास उस तरह से नहीं हो पाया है जो सोचा गया था। ग्रोथ के लिए कड़ी मेहनत कर रहे पेमेंट बैंकों ने रिजर्व बैंक से नियमों में बदलाव की मांग की है।
पेमेंट बैंकों ने आरबीआई के सामने उन्हें छोटे रिटेल लोन देने की मंजूरी देने के लिए ऐसी मंजूरी देने की मांग की है ताकि वे अपने कारोबार को बढ़ा सकें। यानी कि जो छोटे छोटे पेमेंट बैंक हैं वो भी चाहते हैं कि भाई हम कर्ज के कारोबार में उतरें, तभी मुनाफा होगा, तभी हम बड़े होंगे। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सबसे बड़ा जो घटनाक्रम इस समय दुनिया की निगाहें जिस बात पर हैं वो व्हाइट हाउस में चल रही उन मीटिंग्स पे हैं जहां पर अमेरिका में सरकार के कर्ज में डिफ़ॉल्ट होने का खतरा आ सकता है। अमेरिकी सरकार अपनी सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकती, उसके लिए उसे कर्ज लेने के लिए मंजूरी लेनी पड़ती है। जनवरी के मध्य में ये समय सीमा खत्म हो गई थी। करीब करीब 31 ट्रिलियन डॉलर के आसपास 31.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज डिफ़ॉल्ट का खतरा मंडरा रहा है। मामला थोड़ा इस बार ज़्यादा पेचीदा है क्योंकि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में खींचतान काफ़ी ज़्यादा है। इस दबाव के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति को अपनी जो एशिया की यात्रा है हिरोशिमा की, जिसका हमने जिक्र किया था उन यात्राओं को भी सीमित करना पड़ा है। कल व्हाइट हाउस में एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी जिसमें बड़े डेमोक्रेट नेता मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस और बाकी प्रतिनिधि मौजूद थे। रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधियों के साथ इसे सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। बाजार की सांसें अधर में हैं। कोशिश ये है कि इस स्टालमेट का कोई रास्ता निकाल लिया जाए और संसद में दोनों पार्टियां मिलकर, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर सरकार के लिए खर्च की सीमा या कर्ज की सीमा बढ़ा दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो शटडाउन की स्थिति आएगी, डिफ़ॉल्ट की स्थिति आएगी, कर्मचारियों के भुगतान को पेमेंट देने में दिक्कत आएगी क्योंकि डेट सीमा खत्म होने के बाद भी अमेरिका की सरकार काफ़ी कुछ कर्ज ले चुकी है और इस उम्मीद में वो कर्ज लिया है कि वो सीमा बढ़ाई जाएगी। ये घटनाक्रम आज शेयर बाज़ारों के ऊपर भी दबाव के तौर पर दिखाई दिया। चलिए, तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। कल मुलाकात फिर होगी शाम को 7 बजे और आज कुछ ही देर में शुरू होने वाला है कॉर्पोरेट सेंट्रल। संदीप ग्रोवर ने खूब सारी खबरें तैयार की हैं, तो वो आप देखिए। कल आपको हेलो मनी 9 में 2 बार जुड़ना है। पहले 1 से 2 जुड़ना है। गौरव बिस्सा जी हमारे साथ जुड़ेंगे स्टॉक्स वाले शो के लिए। तो स्टॉक्स पे अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप एलकेपी सिक्योरिटीज़ के गौरव बिस्सा जी से जुड़िए। इनकी खासियत मैं आपको बताता हूँ, ये वायदा बाजार को बड़े करीब से आंकते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन फ्यूचर्स पे भी कोई सवाल हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट तो हैं, ये किसी भी स्टॉक पर भी सलाह दे सकते हैं और वायदा बाजार पर अगर आप कुछ जानते हैं, अगर आपने कोई फ्यूचर लॉन्ग कर रखा है, कोई ऑप्शन कॉल राइट कर रखी है, लॉन्ग कर रखी है, तो भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और शाम को 4 बजे हमने एक खबर आपको बताई थी मनी सेंट्रल में कि छोटे छोटे जो रीट्स हैं, माइक्रो मिनी, उनके लिए फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। काम चल तो अभी भी रहे हैं, बिक तो अभी भी रहे हैं, उनमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कल हमारे साथ तनवीर आलम जी जुड़ रहे हैं। तनवीर आलम जी बताएंगे कि छोटे छोटे रीट्स निवेश के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं, क्या रिस्क हैं इनमें, किन लोगों के लिए अच्छे हैं, कितना निवेश करना चाहिए, पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, बाजार में कौन से रीट्स अभी हैं, किन ने अच्छा प्रदर्शन किया है, किन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। तमाम सवाल, सबके जवाब तनवीर आलम जी के पास हैं, उन्होंने इकट्ठे कर लिए। कल आएंगे 4 बजे आपको देने। आप अपना सवाल भेज दीजिए बस 9311211874 पर। हमारी टीम आपसे जुड़ेगी और प्रियंका जी आपकी बात कराएंगी तनवीर आलम जी से। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।